हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस मेजर 6 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत राजा की शक्तियों पद स्थिति का वर्णन करें। ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत राजा की क्या शक्ति रहता है या फिर क्या पद है उसका, उसके बारे में हम लोग को बताना है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बात किया था ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में, क्या उनका कार्यकाल रहता है या फिर कैसे उनका चुनाव होता है या फिर क्या क्या उनकी शक्तियां होती है। आज हम लोग समझेंगे कि राजा का वहां पर क्या शक्ति होता है और क्या पद रहता है। ठीक है, वहां पर जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री या फिर अगर बात करें ब्रिटिश संविधान का, तो ब्रिटिश संविधान जो है वो लिखा हुआ नहीं है, वो परंपराओं पर चलता है। और वहां का जो राजा है वो सिर्फ नाम मात्र के लिए है। वहां पर जो शासन है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग समझेंगे बहुत ही विस्तार में। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए आइए समझते हैं। लिखा है कि ब्रिटेन एक संवैधानिक राजतंत्र है जिसमें राजा या रानी का पद वंशानुगत होता है। राजा की भूमिका सांकेतिक और औपचारिक होती है, जबकि वास्तविक शक्ति संसद और प्रधानमंत्री के पास होती है। राजा राज करता है, शासन नहीं करता, कि परंपरा का पालन करता है। राजा जो है राज करता है, वो शासन नहीं चलाता। ठीक है, इस परंपरा का वहाँ पर पालन होता है। ब्रिटिश संविधान की इस अद्वितीय व्यवस्था ने राजा की शक्तियों को सीमित करते हुए उन्हें राष्ट्र की एकता और स्थिरता का प्रतीक बना दिया। उनको जो है राष्ट्र की एकता और स्थिरता का प्रतीक बना दिया, उसका काम कुछ नहीं रहता है। ठीक है, इससे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम लोग आगे जब बढ़ेंगे, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तब आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ये सिर्फ आपका भूमिका है, किसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं उस मेन चीज़ को। ठीक है, मेन पॉइंट को सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि राजमुकुट के अंतर्गत शक्तियों के स्रोत, जो राजमुकुट है उसके अंतर्गत क्या क्या शक्तियाँ उसके बारे में। ठीक है, तो राजा की शक्तियों के स्रोत ब्रिटिश संविधान और परंपराओं से आते हैं। जो शक्ति है राजा की वो कहाँ से आता है, तो ब्रिटिश संविधान और परंपराओं से ही आता है। सबसे पहला है परंपरागत जो शक्ति है, तो ये ऐतिहासिक शक्तियां हैं जिनका प्रयोग आज राजा नाम मात्र के लिए करता है। जो कोई भी काम होता है, अगर ब्रिटेन में अगर कोई भी काम होता है तो वहाँ पर क्या होता है, सब कुछ राजा के नाम पर ही होता है। भले वो काम कुछ ना करे, लेकिन सब कुछ जो साइन होता है वो राजा के नाम से ही होता है। कोई भी आदेश जारी होता है वो राजा के नाम से होता है। वहाँ पर जो काम है वो एक्चुअल काम करता है सांसद या फिर प्रधानमंत्री। सांसद और प्रधानमंत्री मिलकर ही काम करते हैं। ठीक है, राजा जो है सिर्फ नाम मात्र के लिए। दूसरा है आपका संवैधानिक शक्तियाँ, तो संसद द्वारा राजा को दी गई शक्तियां जिनका उपयोग राजा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। मतलब जो प्रधानमंत्री उसको जो शपथ ग्रहण है या फिर जो प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है, प्रधानमंत्री को जो चुना जाता है उसका जो शपथ ग्रहण होता है वो कौन कराएगा, राजा ही कराएगा। लेकिन उसका सिर्फ नाम मात्र उसका काम है, ये उसका दायित्व बना दिया। इस तरह से क्या बोला जा रहा है कि संसद द्वारा राजा को दी गई शक्तियां जिनका उपयोग राजा प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। राजा कोई भी काम करता है, जब उस यहाँ पर से संसद से कोई बिल पास होता है तो उनको राजा को जो है साइन करना ही रहता है, वो करेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं कि नहीं करेंगे, मतलब उनको करना ही रहता है। नाम मात्र के लिए वो राजा है, बाकी सब कुछ संसद या फिर प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है संवैधानिक सम्मेलनों, तो ये लिखित नहीं है लेकिन समय के साथ विकसित हुए हैं और राजा आचरण को नियंत्रित करते हैं। राजा जो आचरण को नियंत्रित करता है, मतलब कुछ लिखा हुआ नहीं, बस परंपराओं को फॉलो करता है लोग। आगे हम लोग समझेंगे चौथा पॉइंट, कानूनी अधिकार। तो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून राजा की शक्तियों को सीमित और परिभाषित करते हैं, जैसे कि 1911 का संसद अधिनियम और 2013 का सक्सेशन टू द क्राउन एक्ट। ठीक है, ये जो लाया गया था एक्ट, ठीक है, जो बिल पास किया गया था, जो भी संसद अधिनियम है 1911 का और 2013 का, इसके द्वारा क्या है, तो जो राजा उनकी शक्तियों को सीमित कर दिया गया था। क्या लिखा है कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून राजा की शक्तियों को सीमित और परिभाषित करते हैं। राजा की क्या शक्तियां हैं और वो कहाँ तक काम कर सकता है उसके बारे में इसमें बताया गया था। आगे हम लोग समझेंगे सम्राट। सम्राट जो है, जो राजा है वो राज करता है, शासन नहीं करता। इस बात पर क्या मतलब कहना क्या चाहता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। वहाँ का जो राजा है वो सिर्फ राज करता है, मतलब वो सिर्फ बैठा हुआ है, काम कुछ नहीं करता। वही बोल रहा है कि राजा राज करता है, शासन नहीं करता। क्या लिखा है कि ब्रिटिश संविधान के अनुसार राजा का स्थान राष्ट्र का सांकेतिक प्रमुख है। राष्ट्र का जो सांकेतिक प्रमुख है, राजा का सिर्फ स्थान, वो सिर्फ मतलब राज ही करता है, वो कुछ काम नहीं करता। इसमें पहला पॉइंट है सत्ता का हस्तांतरण। ठीक है, तो राजा के नाम पर कार्यवाही की जाती है, लेकिन निर्णय निर्वाचित सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। सारा काम जो राजा के नाम से ही होता है, लेकिन जो फैसला है वो कौन करता है, संसद करता है। दूसरा पॉइंट है राजनीतिक निरपेक्षता। तो राजा का कोई राजनीतिक मत नहीं होता, वह किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं होता और सभी के प्रति तटस्थ रहता है। राजा का कोई राजनीतिक दल नहीं होता, वो किसी के प्रति झुका हुआ नहीं रहता, किसी के प्रति जो है मतलब कि वो बात नहीं करेगा। ठीक है, मतलब वो अलग ही रहता है, राजा का अलग काम रहता है, वो काम कुछ नहीं करता, वो सिर्फ बैठा रहता है। बाकी काम जो संसद करता है, लेकिन सारा काम जो संसद के राजा के नाम से ही होगा, वही बताया जा रहा है। तीसरा पॉइंट है वो प्रेरणा और अखंडता का प्रतीक। प्रेरणा और अखंडता का प्रतीक कौन है, राजा। वही बताया जा रहा है कि राजा ब्रिटिश समाज की परंपराओं, संस्कृति और अखंडता के प्रतीक हैं।
यही मात्र के लिए राजा रहता है, ठीक है, इसी के लिए राजा का पद है। आगे हम लोग समझेंगे कि राजा मुख्य शक्तियां और भूमिका, राजा की जो मुख्य शक्ति और भूमिका क्या है उसके बारे में। तो राजा की शक्तियां नाम मात्र की हैं, लेकिन वे ब्रिटेन की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भूमिका तो महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी बिल पास करेगा या फिर कोई भी नियम लाएगा उसके लिए राजा का साइन जरूरी रहता है उनका, लेकिन कोई काम नहीं रहता, वो सिर्फ नाम मात्र के लिए शक्ति उनके पास। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे संवैधानिक शक्तियां, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, ठीक है। तो रहा उस नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो हाउस ऑफ कॉमन से बहुमत प्राप्त करता है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उस नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो हाउस ऑफ कॉमन से बहुमत प्राप्त करता है। जो भी चुना जाता है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है राजा के द्वारा ही, ठीक है। तो ये शक्ति किसके पास होता है, तो राजा के पास ही होता है। दूसरा पॉइंट है संसद का उद्घाटन। तो राजा हर वर्ष संसद सत्र की शुरुआत में सिंहासन से भाषण देते हैं। राजा जो है भाषण देता है संसद का शुरुआत में, सिंहासन से भाषण देता है हर वर्ष। ये किसका है, तो संसद का उद्घाटन करने का हक जो है वो राजा का है। अगला पॉइंट है कानून पर स्वीकृति। तो संसद द्वारा पारित कानून को लागू करने के लिए राजा का स्वीकृति आवश्यक है। स्वीकृति आवश्यक है का मतलब है कि वो स्वीकार करेगा ही, क्योंकि राजा का कुछ काम नहीं होता है, कोई भी बिल जब पास हो जाता है तो राजा को साइन करना पड़ता है। अगला पॉइंट है संसद का विघटन। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर संसद को भंग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर या फिर प्रधानमंत्री के जो आदेश है उसके आदेश पर क्या है, तो संसद को भंग किया जा सकता है। अगला पॉइंट है अध्यक्षीय पदों की नियुक्ति। तो मंत्रियों, न्यायाधीशों, गवर्नर जनरल और अन्य प्रमुख पदों पर नियुक्ति राजा के नाम से ही होता है। जो भी नियुक्ति होता है वो राजा के नाम से ही होता है, लेकिन काम कौन करता है, तो संसद, प्रधानमंत्री काम करता है। अगला पॉइंट है कि संधियां और युद्ध की घोषणा। अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर और युद्ध की घोषणा राजा के नाम से ही होती है, लेकिन यह कार्य सरकार के निर्णयों पर आधारित होते हैं। यहाँ पर जो युद्ध का तैयारी होता है या फिर युद्ध का जो घोषणा होता है वो किसके नाम पर होता है, राजा के नाम पर होता है। नियुक्ति जो होता है वो राजा के नाम पर होता है, लेकिन काम कौन करता है, तो प्रधानमंत्री काम करता है, संसद काम करती है। अगला पॉइंट है प्रेरित शक्तियाँ। तो यह शक्तियाँ ऐतिहासिक और परंपराओं से विकसित हुई हैं। इसमें से कई शक्तियाँ पूरी तरह से औपचारिक हो चुकी हैं। कई सारी जो शक्ति वो औपचारिक हो चुका है, मात्र फॉर्मेलिटी के लिए बच गया है। वो सब पारंपरिक था, ठीक है, ऐतिहासिक पारंपरिक था। इसमें जो पॉइंट लिखा है वो है सेना का सर्वोच्च कमांडर। राजा देश के सशस्त्र बलों के नाम मात्र के प्रमुख होता है। मतलब का जो सेना का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो राजा होता है, लेकिन सिर्फ नाम मात्र के लिए। दूसरा पॉइंट है कि विदेशी राजदूतों की नियुक्ति। तो विदेशी राजदूतों की नियुक्ति और उनके साथ संवाद राजा के नाम पर होता है। विदेशी राजदूतों का नियुक्ति या फिर उनके साथ जो भी बातचीत होता है या फिर जो अगले देशों के साथ बातचीत होता है वो भले ही प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन उनका जो नाम रहता है वो राजा का ही रहता है। अगला पॉइंट है कि सम्मान और उपाधियों का प्रदान करना। सम्मान और उपाधियां प्रदान करना। तो देश के नागरिकों को विभिन्न सम्मानों और उपाधियों से विभूषित करने का अधिकार राजा के पास होता है, और राजा ही सबको सम्मान या फिर कोई भी जो उपाधि होता है प्रदान करता है। अब मोटा मोटे तौर पर इस तरह समझ लीजिए कि जो राजा है ब्रिटेन में उसका कोई काम नहीं होता है, वो सिर्फ बैठा रहता है। अगर कोई भी काम रहता है, मान लीजिए काम तो सब उसके नाम से ही होता है, लेकिन कोई भी काम रहता है उसको साइन करना ही पड़ता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है सांस्कृतिक और राष्ट्रीय भूमिका। सांस्कृतिक और राष्ट्रीय भूमिका, इसमें क्या लिखा है कि राजा राष्ट्र के प्रतीकात्मक नेता हैं जो ब्रिटेन और राष्ट्रमंडल देशों के साथ संबंध बनाए रखते हैं। फिर लिखा है कि वे राष्ट्रीय एकता, परंपरा और निरंतरता का प्रतीक है। यही काम है उनका, वो सिर्फ प्रतीक के रूप में काम करते हैं। फिर है कि राजमुकुट की सीमाएं। राजमुकुट की क्या क्या सीमाएं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। लिखा है कि ब्रिटिश संविधान राजा की शक्तियों पर कई प्रतिबंध लगाता है, जिससे राजा के पद को केवल एक औपचारिक और सांकेतिक भूमिका तक सीमित कर दिया गया है। राजा को सिर्फ एक औपचारिक पद की तरह से सीमित कर दिया गया है। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है संसद की सर्वोच्चता। तो ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, राजा संसद के निर्णय को अस्वीकार नहीं कर सकते। जो भी संसद के द्वारा बिल पास होगा उसको राजा जो है अस्वीकार नहीं कर सकता, उसको पास करना ही पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है कि लोकतांत्रिक नियंत्रण। तो राजा को प्रधानमंत्री और कैबिनेट की सलाह माननी पड़ती है। जो राजा है उसका जो प्रधानमंत्री या फिर कैबिनेट का है उसकी सलाह को मानना पड़ता है। जो भी फैसला होता है उसको राजा को मानना ही पड़ता है। तीसरा पॉइंट है न्यायपालिका से दूरी। तो राजा का न्यायिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जो भी न्यायिक कार्य है उसमें राजा हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो सिर्फ बैठा रहेगा। चौथा पॉइंट है राजनीतिक निर्णयों पर नियंत्रण। रहा क्या बोला जा रहा है कि जो वहां पर दल है वो किसी भी राजनीतिक मामले में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। मतलब राजा को जो है किसी भी, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पर आप राजा लिख लीजिएगा, ठीक है। तो राजा को किसी भी राजनीतिक मामले में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। कोई भी राजनीतिक निर्णय है उसमें राजा को कोई हक नहीं कि वो कोई निर्णय ले सके। फिर यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि राजा की शक्तियों का महत्व। राजा की शक्तियों का क्या महत्व है उसके बारे में। तो राष्ट्रीय एकता। राजा राष्ट्रीय और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक है, ये एक महत्व है राजा का।
दूसरा महत्व लोकतांत्रिक प्रक्रिया का संतुलन में, तो राजा लोकतांत्रिक सरकार के कार्यों में संतुलन बनाए रखने की में भूमिका निभाते हैं। तीसरा महत्व सांस्कृतिक पहचान, तो राजा ब्रिटेन के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हैं। चौथा इसका जो महत्व है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजा राष्ट्रमंडल देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने में भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये सब महत्व था। उसके बाद हम लोग निष्कर्ष को समझते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर आपका खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो आपका 15 मार्क्स में पूछा जाने वाला है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, निष्कर्ष में आपको लिखना है कि ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत राजा का पद अत्यंत सम्माननीय और सांकेतिक है। वह देश के इतिहास और परंपराओं के रक्षक हैं। उनकी शक्तियां नाम मात्र की है और वह लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों पर निर्भर करती है। इस प्रकार राजा ब्रिटेन की एकता, स्थिरता और निरंतरता का प्रतीक है। इतना आपको निष्कर्ष में लिखना है। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। एक लाइक जरूर करें, एक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।